वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है विप्रो लिमिटेड पर, जो कि थर्ड लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी है आईटी सेक्टर की। और जैसा कि हम जानते हैं कि विप्रो ने पास्ट में बहुत ही अपने अच्छा रिजल्ट दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या इसकी एनालिसिस क्या कहती है, इसके पैरामीटर्स क्या कहते हैं कंपनी के। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है कि इसने शेयर होल्डर्स के जो 5 लाख रुपए हैं उसका उस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है अब 1 करोड़ रुपए बना दिया है। तो इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर 2000 से 2003 के बीच में शेयर होल्डर्स ने जब इसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो लगभग आप इसका प्राइस देखें तो वो 30 रुपीज़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता। यानी अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 16,500 से 17,000 रुपीज़ के आसपास का मार्केट कैप पर ये कंपनी उस समय मिल रही थी। और वही मार्केट कैप अब बढ़कर 3,50,000 मतलब 650 रुपये का भाव शेयर का हो चुका है। इस तरीके से एक शेयर पर 620 रुपये का मुनाफा होगा। और अगर हम 5 लाख रुपए के अमाउंट को 620 से मतलब 16,666 शेयर होते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,03,00,000 रुपए का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को ये इस तरीके से प्राप्त हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में हम जानते हैं। तो कंपनी मिस्टर मोहम्मद प्रेम जी ने 1945 में अमलनेर महाराष्ट्र में स्टार्ट की थी। और सबसे पहले ये जो कंपनी है वो वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स के नाम से इन्होंने चालू की थी। और जो कंपनी का काम था वो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स का प्रोडक्शन था। और किसान सनफ्लावर और कैमल नाम से इन्होंने ब्रांड नेम के अंदर प्रोडक्शन चालू किया। फिर फ्रेंड्स 1966 में जब इनकी डेथ हो गई तब इनके जो बेटे हैं अजीम प्रेम जी, उन्होंने अध्यक्ष का पदभार संभाला। और 1970 से 1975 के दौरान कंपनी ने अब नए क्षेत्रों में आईटी और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी अपने जो अवसर तलाशने चालू कर दिए। और फ्रेंड्स जुलाई 2019 से ऋषद प्रेम जी, जो कि अजीम प्रेम जी के बेटे हैं, वो ही कंपनी के चेयरमैन हैं। अजीम प्रेम जी इस समय नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और जो मिस्टर थेरी डेलापोर्ट हैं वो कंपनी के सीईओ हैं। तो चलिए पहले हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग है सितंबर 2021 क्वार्टर की हम बात करेंगे तो 73.02%। और इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो है 11.75%। इंस्टीट्यूशन में डीआईज और एफआईज दोनों आते हैं। और इसी तरीके से पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो है 14.91%। प्रमोटर की होल्डिंग हम देखते हैं कि लंबे समय से कांस्टेंट है। दिसंबर 2015 में ये 73.35% हुआ करती थी और अभी 73.02% है, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। और इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल मतलब डीआईज और एफआईज की अगर हम देखें तो वो लास्ट क्वार्टर से कुछ कम हुई है। मतलब लास्ट क्वार्टर में 15.53% थी और अभी 11.75% हो गई है। जबकि पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ी है। पिछले क्वार्टर में 11.11% थी और अभी 14.91% हो गई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एफआईज ने अपना माल बेचा है जबकि पब्लिक ने उस माल को खरीदा है। मतलब कि होल्डिंग जो है उससे ये हमको बहुत अच्छा नॉलेज लग जाता है कि हो क्या रहा है, कि कंपनी में अगर आप देखें तो शेयर होल्डर्स के बीच में क्या शिफ्टिंग चल रही है। फ्रेंड्स, अभी विप्रो ने अपने सितंबर 2021 क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर मतलब Q2 क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसमें हम रेवेन्यू देखें तो 28.9% YOY मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 21.31% की ग्रोथ हुई है। और नेट प्रॉफिट में हम देखें तो 18.9% की ग्रोथ हुई है, जो कि अच्छे नंबर्स हैं। अब हम इसके TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ के जो रिजल्ट्स हैं उन पे चर्चा करते हैं।
तो चलिए हम देखते हैं TTM रिजल्ट, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स। अगर ये इससे हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ईयर एंडिंग पे लगभग कैसा रिजल्ट आएगा। तो अब हम देखते हैं रेवेन्यू 12.5% की ग्रोथ आ सकती है, मतलब हम देखें ईयर एंडिंग पे तो जो पिछले मार्च 2021 के क्वार्टर पे अगर हम देखें तो 0.72% थी। इसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो 11.8% आ सकता है, जो कि 19.68% था, और नेट प्रॉफिट देखें तो 12.2% आ सकता है, जो कि 11.05% था। तो इस तरीके से ये जो ग्रोथ है इसमें हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में कम। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके फाइनेंशियल रेशियोज को हम इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमको एक अच्छी पिक्चर और क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। तो अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब PBDIT मार्जिन। तो विप्रो का 27.7%, जो इन्फोसिस और TCS के हम देखें तो 30% के आसपास है, उसके बराबर ही है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो लगभग थोड़ा सा ही कम है, 17.5%। ROE हम देखें तो वो TCS का बहुत अच्छा है, इन्फोसिस और विप्रो का 19.66% के आसपास है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसका भी बहुत कम है, 0.1, और इन्फोसिस और TCS का लगभग 0 के आसपास है। करंट रेशियोज लगभग सभी के बराबर हैं, 2.3, 2.5, 2.9। इस तरीके से हम प्राइस टू बुक वैल्यू में एक बड़ा अंतर देखेंगे। इसमें ये अच्छे वैल्यू पे हमको अवेलेबल है 4.1, जबकि दोनों जो हैं इन्फोसिस और TCS वो इस कंपैरिजन से ज़्यादा वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं। तो ये हमको एक बहुत क्लियर पिक्चर नज़र आती है और एक अच्छा आउटलुक मिलता है शेयर को जो है एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, और इसी को देखकर ही हम किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे हम देखते हैं, सबसे पहले वैल्यूएशन हम बेंजामिन ग्राहम के फार्मूले से निकालने की कोशिश करेंगे, और वो जो फार्मूला है वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कहलाता है। तो ये इन्होंने जो फार्मूला दिया था उसमें EPS को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 टाइम्स ग्रोथ से और उसमें 8.5 प्लस कर दें, और पूरे को जो है 4.4 से मल्टीप्लाई करके, और होल थिंग को अगर हम Y मतलब ईयर करेंट यील्ड ऑफ AAA बॉन्ड से डिवाइड कर दें तो हमको उस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी। तो विप्रो के केस में अगर हम देखें EPS 22.1 है, और इस पूरी कंपनी का ग्रोथ रेट अगर हम निकालें 5 से 10 साल का तो वो 8% के आसपास आता है, और जो इसकी कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड इंडिया की वो 6.3 है। तो अगर हम इसको तीनों को फार्मूले में रखते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 379, मतलब इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो करेक्ट प्राइस होना चाहिए इसके जो पैरामीटर्स को देखते हुए, वो 379 है बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से। फ्रेंड्स, और ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो अलग अलग पर्सन की अलग अलग आ सकती है, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है कई बार कोई अलग एज्यूम करता है, कई बार कोई अलग एज्यूम करता है। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन की एक सी इंट्रिंसिक वैल्यू आए। आसपास लगभग मतलब कोई की ज़्यादा किसी की कम, जैसा उसने एजम्पशन लिया है उस हिसाब से आती है। तो हम अगर एजम्पशन थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम अज्यूम करेंगे और एजम्पशन को थोड़ा सा टाइट रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो और सेफ रहेगा। अब हम इसका वैल्यूएशन एक नेक्स्ट मेथड जो कहलाती है फ्री कैश फ्लो मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। फ्री कैश फ्लो मतलब जो होता है वो ऐसा कैश फ्लो जो कंपनी जिसका उपयोग अपने फ्यूचर में अगर हम चाहें तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए या अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर सकती है, वो फ्री कैश फ्लो कहलाता है। और जो फ्री कैश फ्लो है वो निकलेगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो को अगर हम उससे अगर कैपेक्स मतलब कंपनी के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनको अगर माइनस कर दें तो
तो अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें हमको आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिल जाती हैं। तो विप्रो के केस में हम देखें तो इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 14,750, कैपेक्स जो है इसका 1950 और उसको अगर हम घटा दें तो 12,800 आता है। अब फ्रेंड्स हमको इस कैश फ्लो को जो है अगले 5 साल के लिए प्रोजेक्ट करना है और इसका हमको जैसे पता है कि ग्रोथ रेट 8% के आसपास है, तो उसी हिसाब से हम इसको आगे 5 सालों के लिए प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको ये फिगर मिल जाएंगे 13,824 से और 5वें साल में अगर हम देखें तो 18,800। इस तरीके से इस कैश फ्लो को अब हमारा ये काम है कि इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा हमको। मतलब मान लीजिए कि हम अपने इन्वेस्टमेंट में 9% का रिटर्न चाहते हैं, तो उसको अगर वर्तमान में हम उसको लाना चाहें तो इस रेट से हमको डिस्काउंट करना पड़ेगा। मतलब अगर हम देखें तो 1.09 फर्स्ट ईयर के प्रोजेक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा, इसी तरीके से सेकंड को 1.18, थर्ड को 1.30, फोर्थ को 1.41 और फिफ्थ को 1.54। इस तरीके से इससे डिवाइड करके हमको ये फिगर सभी मिल जाएंगे। लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं 12,682 से 12,212 तक। अब फ्रेंड्स इन सभी कैश फ्लोज को हम प्लस कर देंगे और हमको मिलेगा 62,290। तो ये जो कैश फ्लो हमारा डिस्काउंटेड हो गया है, मतलब आज की वर्तमान वैल्यू पे। अब हम इसमें प्लस करना चाहेंगे टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू अगर वो कहलाती है जब 5 साल के बाद जो कंपनी किसी भी एक ग्रोथ रेट के साथ जो हमेशा के लिए डेवलप करेगी, तो वो इतना कम से कम इतना कैश जनरेट करेगी, वो टर्मिनल वैल्यू कहलाती है। तो टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए उसका 5th ईयर का जो कैश फ्लो है उसको 1 + G/G-T मतलब इससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो G मतलब ग्रोथ रेट जो हमने मानी थी और T मतलब टर्मिनल वैल्यू। तो टर्मिनल वैल्यू की ग्रोथ रेट हम हमेशा चाहे जितनी भी अच्छी कंपनी हो हम ये मानेंगे कि 5 साल के बाद वो 1% से ही ग्रो करेगी, तो इसलिए उसको 1% लेंगे। और इस पूरे फिगर इसमें अगर हम जो अपने फ्री कैश फ्लो के फिगर रखेंगे तो 18,800 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13.63 से, तो इस तरीके से हमको टर्मिनल वैल्यू इसकी मिल जाएगी फाइनली 1,66,392। अब फ्रेंड्स हम ये दोनों फिगर को प्लस करेंगे, मतलब 62,290 जो टोटल कैश फ्लो हमको मिल गए थे, प्लस जो इसकी टर्मिनल वैल्यू है 1,66,392। तो इस तरीके से हमको जो टोटल फिगर मिलेगा वो 2,28,691 करोड़। मतलब इतना कैश ये कंपनी 5 साल के बाद जब तक वो काम करेगी इतना कैश जनरेट करेगी। इस तरीके से अब इस कैश जो है इसको अगर हम इसकी टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो हमको इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इसको हम एक शेयर पे देखें तो एक शेयर का रेट क्या होगा, इसलिए हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस कैश फ्लो को हम पूरे को डिवाइड करते हैं तो हमको 417 रुपीज़ जो है वो वैल्यू इसकी फ्री कैश फ्लो मेथड से हमको इस शेयर की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब ये जो दोनों वैल्यूएशन हमने दोनों मेथड से निकाली हैं उनका एवरेज अगर हम निकालते हैं तो वो 400 रुपीज़ मिलता है। तो लगभग 400 के आसपास हमको ये समझ में आता है, जो हमने एजम्पशन किया था उसके हिसाब से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि जब हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे थे तब हमने देखा था कि जो लास्ट 2 क्वार्टर हैं उससे थोड़ी सी इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कम हो रही है, लेकिन जो उनकी होल्डिंग थी इंस्टीट्यूशन की वो सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक जमकर इन्होंने खरीदारी की थी। उस समय इनकी होल्डिंग बढ़ी थी इस कंपनी में, और अगर उस बीच में अगर हम इसका एवरेज रेट निकालें तो वो 500 से 300 रुपये कम से 500 रुपये अधिकतम तक इन्होंने परचेस किया था। इस तरीके से भी अगर हम निकालना चाहें तो वो भी 400 रुपये के आसपास इसका रेट मिलेगा।
तो ये भी एक दोनों चीज़ें लगभग मैच हो रही हैं कि 400 से 450 450 अगर हम देखें तो इसके लगभग यहाँ पर इसकी परचेजिंग स्टार्ट करना ठीक रह सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि जब शेयर लगभग 500 रेट के अमाउंट को अगर टच कर लेता है तो वहाँ से अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर दें, और अगर ये उसके बाद भी करेक्शन होता है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट एक निश्चित अंतराल के गैप पे हम इसको परचेजिंग स्टार्ट रखें। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हम एक बहुत अच्छा निवेश कर सकते हैं इस शेयर में, जिससे हम फ्यूचर में जो भी प्लानिंग बना रहे हैं, अपने गोल्स हैं, उनको अचीव कर सकते हैं इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो ये जो वैल्यू है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और इसको हम फॉलो कर सकते हैं आगे। तो चलिए, वैल्यूएशंस के बाद हम बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक और, कि कंपनी के न्यूज़ क्या रहे हैं 2021 में, और कोई इसमें कोई किसी प्रकार का कोई बैड न्यूज़ या कुछ जो न्यूज़ जो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम 2021 की बात करें तो मार्च 2021 में विप्रो ने कैपको, एक जो कंपनी है, उसको एक्वायर किया, जो कि 22 साल पुरानी एक ब्रिटिश टेक कंसल्टेंसी फर्म है। और विप्रो ने एमपीएन जो कंपनी है उसको 117 मिलियन डॉलर में एक्वायर करने के लिए एग्रीमेंट भी साइन किया है। और मार्च 2021 में पीरे ब्रूनो उनको यूरोपियन ऑपरेशंस का सीईओ नियुक्त किया गया है। और जून 2021 में विप्रो ने 31 मिलियन डॉलर में बोइंग सप्लायर टेक एक्सपो एरोस्पेस ग्रुप को भी एक्वायर किया है। तो ये सभी बहुत अच्छी खबरें हैं विप्रो के लिए। और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो आजकल न्यूज़ चैनल में चल रही है कि विप्रो जो है वो बहुत जल्द बीएससी में भी जो है बीएससी का भी एक पार्ट बन सकता है। मतलब जो उसकी 30s कंपनी है उनमें इसको भी पोजीशन मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस जो एनालिसिस है उससे हमको ये इस बात का एश्योरेंस मिलता है कि मान लीजिए अगर हमने इस तरीके से एक अच्छी जो इसकी हिस्टोरिकल ग्रोथ और जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ को हिसाब में रखकर और सही हमने एनालिसिस करी और सही रेट इसका इंट्रिंसिक हमने निकाला और इस हिसाब से हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया, तो इस बात की बहुत गुंजाइश रहेगी। मान लीजिए कल को कोई भी ग्लोबल या फिर डोमेस्टिक कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसा कि हमने 2008 में लीमन ब्रदर्स क्राइसिस देखी थी और 2020 में जो वैश्विक कोरोना वायरस महामारी आई, इससे एकदम से जो मार्केट में करेक्शन आया। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है और करेक्शन आता है तो भी अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को लगभग हम एक अच्छी इंट्रिंसिक वैल्यू पर हम शेयर को परचेस करें, तो ये बहुत गुंजाइश रहेगी कि ऐसी जब भी सिचुएशन ख़त्म होगी तो बहुत तेज़ी से जो इनके रेट हैं वो रिकवर करके कर जाएंगे। और साथ ही इस इन्वेस्टमेंट में हमको अगर डाउन भी जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए इस तरीके से हमको जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट है उनको देखकर ही इस तरीके से हमको करना चाहिए। और साथ ही में अपने जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी राय पर काम करना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं तो उसको डाइवर्सिफाई करके रखें। मतलब हम अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनी में करें। जैसे मान लीजिए हम 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपीज़ को लगभग हम 10 कंपनीज में करें। तो अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश किसी कंपनी में दुर्भाग्यवश उसका शेयर जो है वो एकदम से कुछ उसकी ऐसी सिचुएशन आ जाती है और वो क्रैश कर जाता है, तो हमारे जो बाकी इन्वेस्टमेंट हैं वो इस इन्वेस्टमेंट को आसानी से अच्छे कवर कर लेंगे और हमारा इन्वेस्टमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कंक्लूज़न पार्ट में आते हैं और हम देखते हैं
कि जैसा कि दुनिया के महानतम इन्वेस्टर वॉरेन बफे और उनके गुरु जो बेंजामिन ग्राहम हैं, उन लोगों ने भी इस चीज़ को सजेस्ट किया है कि जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू है, आप जब उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग जो है कैलकुलेशंस आ सकता है। तो इस कैलकुलेशन को वो अपने निवेश के जो है जिस हिसाब से वो करना चाहते हैं, मान लीजिए उसको बहुत सेफ होकर करना चाहते हैं, उस हिसाब से वो वैल्यू को पुट करते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी निवेश के लिए अपने जो अमाउंट को निकालें, या किसी भी वीडियो में देखकर आप समझना चाह रहे हैं कि ये अमाउंट पे हम इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं, तो उसमें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें अंत में, और उसके बाद ही जब आपको समझ में आए तो अपने इन्वेस्टमेंट को उस कंपनी में करें। फ्रेंड्स, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।